हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एग्जाम पथ। और हम घटना चक्र में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। और आज के टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध और आपातकाल। घटना चक्र सीरीज की ये क्लास नंबर 18 है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला टॉपिक लेंगे हम केंद्र राज्य संबंध। नोट्स देख लेते हैं। नोट्स में पहला टॉपिक है विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 और 12 में किया गया है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्यों के विधायी संबंध के प्रावधान उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 245 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं। संविधान 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर जीएसटी के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतरराज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय या माल तो संसद उस विषय या माल और सेवा कर पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों या माल और सेवा कर पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित अनुच्छेद 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रशासनिक संबंध। संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 256 से 63 तक अनुच्छेद 256 से 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है।
इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रायोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो। अनुच्छेद 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 258 का के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। अनुच्छेद 262 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतरराज्यिक नदी या नदी दून के या उसमें जल के प्रयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करेगा। नेक्स्ट है वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों को संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 के क्लॉज 1 के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 267 के क्लॉज 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 का में अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण दिया गया है। अनुच्छेद 270 में उद्ग्रहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध है। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की गई है। संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी. शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों समितियों में राजमन्नार समिति 1969 तथा पुंछी आयोग
अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। कथन 1 है संविधान के प्रावधानों से, सही है। कथन 2 है नियोजन प्रक्रिया से, ये भी सही है। कथन 3 राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, कथन 3 भी सही है। कथन 4 हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से, कथन 4 भी सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। भारत में केंद्रीय व्यवहार में यह देखने में आया है कि केंद्र एवं राज्यों में एक दलीय सरकारों के होने या विपरीत दलों की सरकारों के होने पर दोनों के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यद्यपि राष्ट्र के विकास में बाधक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। कथन 1 संवैधानिक प्रावधानों पर, सही है। कथन 2 परंपराओं तथा व्यवहारों पर, यह भी सही है। 3 न्यायिक व्याख्याओं पर, सही है। कथन 4 बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों सही है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और व्यवहारों, न्यायिक व्याख्याओं तथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास, इन चारों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है संघ और राज्यों के बीच संबंध, सही है। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सही है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी सही है। 4 विवादों को सुलझाने के तंत्र, 4 भी सही है। अपना सही उत्तर दिए गए कूट से चुनिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य आपस में संबंध, पारस्परिक समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चारों ही सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। म्यूनिसिपल संबंध का आशय सरकार की सभी स्तरों, केंद्र, राज्य, स्थानीय आदि में आपसी भागीदारी और परस्पर सहयोग से है। भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू होने के बाद स्थानीय विकास के लिए योजना निर्माण, वित्तीय स्वायत्तता तथा संसाधनों के संग्रह एवं प्रबंधन में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय निकायों सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इससे योजना निर्माण में राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अत्यंत सीमित हो गया तथा केंद्र राज्य संबंधों में नया आयाम जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? ऑप्शन ए सहायक अनुदान, ये सही है। ऑप्शन बी है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी गॉडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी कर सहभाजन, ऑप्शन डी सही है। आंसर होगा सी। गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए राज्यों को स्थानांतरण पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में किया जाता है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त होने के साथ ही गाडगिल सूत्र आधारित अनुदान भी अब राज्यों को संसाधनों के आवंटन का माध्यम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 11 में। विधायी और प्रशासनिक संबंध है वो भाग 11 में दिए गए और वित्तीय जो संबंध है भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 के माध्यम से निरूपित किए गए हैं और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है।
नोट: संघ सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्याक 97 है, लेकिन प्रविष्टि 2 का 42वें संविधान संशोधन से, 92 का छठे संशोधन से और 92 का 46वें संशोधन से को जोड़ा गया तथा प्रविष्टि 33 7वें संशोधन से एवं 92 101वें संशोधन से का लोप कर दिया गया है, जिससे इस सूची में प्रविष्टियों की कुल संख्या 98 है। दूसरा है, राज्य सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्याक 66 है, लेकिन 7वें संशोधन द्वारा प्रविष्ट 36, 42वें संशोधन द्वारा प्रविष्ट 11, 19 और 20 और 29 तथा 101वें संविधान संशोधन द्वारा प्रविष्टि 55 का लोप किया गया है, जिससे इसमें प्रविष्टियों की कुल संख्या 59 है। तीसरी है, समवर्ती सूची में अंतिम प्रविष्टि का संख्यांक 47 है। 42वें संशोधन द्वारा 5 प्रविष्टियां 11 का, 17 का, 17 का, 20 का और 33 का जोड़ी गई, जिससे इसमें कुल प्रविष्टियां 52 हैं। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 245 और 246। अनुच्छेद 4, पहली एवं चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 56 एवं 57, राष्ट्रपति की पदावधि और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अनुच्छेद 141 एवं 42, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में उपबंधों से संबंधित हैं, जबकि अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा का निश्चित करता है। अनुच्छेद 246, 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची में शामिल किसी भी विषय पर केंद्र को तथा सूची 2 राज्य सूची में शामिल विषयों पर राज्य को कानून बनाने की इजाजत देता है। वहीं सूची 3 समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? राइट आंसर ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची की व्यवस्था है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 10, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची पर संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि संघ व राज्य के कानूनों में अंतर्विरोध होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से किसी शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। संविधान के अनुच्छेद 246 के उपबंधों के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। सूची 1 संघ सूची, सूची 2 राज्य सूची और सूची 3 समवर्ती सूची। शिशु और अवयस्क प्रविष्टि 5 के तहत तथा आर्थिक एवं सामाजिक योजना प्रविष्टि 20 के तहत सामाजिक सूची के विषय हैं, अतः इन विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों को है। अतः संविधान में शिशुओं एवं अल्पवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों के
क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, संसद में। संविधान के अनुच्छेद 248 के क्लॉज 1 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, जबकि पूर्णतः संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट विधायी शक्तियां प्राय राज्यों को प्रदान की जाती हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय प्रणाली में अवशिष्ट विधायी शक्तियां राज्यों को सौंपी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है, संघीय सरकार को दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि संसद राज्य सूची के ऐसे विषय या माल और सेवा कर के संबंध में जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है विधि बनाए, तो संसद उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी, 1 वर्ष से अधिक समय। अनुच्छेद 249 के खंड 2 के अनुसार खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवर्त नहीं रहेगा, परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्त नहीं रहता 1 वर्ष की और अवधि तक प्रवर्त रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प के जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, प्रवर्त रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 263 के अनुसार। अनुच्छेद 263 के केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है। यदि उसे ये प्रतीत होता है कि उसकी स्थापना से लोक हितों की सिद्धि होगी, इनकी स्थापना राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्रवाई के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के लिए राष्ट्रपति। अतः अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक है। संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के तहत इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 18, एक अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। राइट आंसर ऑप्शन ए, संवैधानिक। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 200
सॉरी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत होता है। और राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं? एक, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सही है। दूसरी है राज्यपाल सम्मेलन, ये सही है। आंचलिक परिषदें, ये गलत हो गया। अंतर्राज्यीय परिषद, ये भी गलत है। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 सही है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है, अतः ये एक संवैधानिक संस्था है। आंचलिक या क्षेत्रीय परिषदें संसद के अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित की गई हैं, अतः ये विधिक संस्थाएं हैं। जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राज्यपाल सम्मेलन संवैधानेतर और विधितर संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, संसदीय कानून के द्वारा। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम उत्तर, दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया है। वर्ष 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन ए गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और इसमें सही क्या है ये देख लेते हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। ऑप्शन डी भी सही है। आंसर ए सही है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर-राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। कथन 1 सही है, 1 सही है। कथन 2, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। कथन 2 भी सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कूट से। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2 सही है। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। यह एक बेहतर मंच प्रदान करती है जहां पर केंद्र एवं राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्शों तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, 8 अगस्त। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद
का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 देता है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ऑप्शन सी, नदी बोर्ड एक्ट 1970 से नहीं 1956 में लागू हुआ था। गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। डी, राष्ट्रीय जल नीति 1987, ये भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों के लिए। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी सिमरामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर S.R. सेन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया था 1988 में। क्वेश्चन नंबर 30, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन डी, केंद्र। क्वेश्चन नंबर 31, नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अवकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अवकथन ए, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कथन सही है। कारण आर, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशों में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों द्वारा दुरुपयोग हुआ तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 32, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है की स्थापना का समर्थन किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थायी अंतरराज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेशों के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? राइट आंसर ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। सरकारी आयोग राज्य केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, राज्य मन्नार समिति भी संबंधित है और पुंछी आयोग भी संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने हेतु किया गया था।
इस समिति का मुख्य उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्यों की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना तथा शेष तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती जा रही हैं। कथन सही है। कारण आर, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही व्याख्या भी है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। यद्यपि वित्तीय विषयों का बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन। क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अवकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अवकथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित। कारण आर, अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। कारण भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों को और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे संघ की कोई कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भाग 12। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान के प्रश्न भाग इस प्रकार है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक से संबंधित है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद है। भाग 13 में भारत के राज्य। क्वेश्चन नंबर 39। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य संघ और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण के अंतर्गत की गई है। इन्हें वित्तीय आगम स्रोतों का वितरण साम्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि ये विभाजन स्थायी ना हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्वलोकन हो और समायोजन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है?
राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 270। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर शुल्क अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 269, अनुच्छेद 269 का में निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्यों के मध्य वितरित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क। कथन एक है राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूल किया जाएगा। कथन एक गलत है। कथन दो स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। कथन दो भी गलत है। इन कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं यथा संघ सूची की प्रविष्ट 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क उन्हें संघ द्वारा लगाया उद्ग्रहित किया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर कथन एक है संघ द्वारा लगाए जाते। सही है। कथन दो राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते। कथन दो गलत है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन ए केवल एक सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया। इसके अंतर्गत 3 सूचियां संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची प्रश्नानुसार शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर संघ सूची के अंतर्गत आता है। तदनुसार इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया उद्ग्रहित किया जाता है और इसे संघ द्वारा ही एकत्रित संग्रहित किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर वर्ष 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भू राजस्व। प्रश्नगत करों में से भू राजस्व संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची की प्रविष्ट 45 भू राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू अभिलेख रखना, राजस्व के प्रायोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संग्रहण है के तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र के विषय वस्तु तथा इसे पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293 के क्लॉज 1 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूत देने तक ही। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार की प्रत्याभूति। क्वेश्चन नंबर 45 राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समानुदेशित करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी भारत का संविधान। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, अर्थात ये विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध हेतु प्रावधान नियत किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 46 केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय आंसर होगा ऑप्शन डी वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामले का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है।
क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी, व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। अनुच्छेद 267 अनुच्छेद 276 के क्लॉज 2 के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियां, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर करों के रूप में सधे कुल रकम 2500 रुपए 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपए के स्थान पर किया गया था, प्रतिवर्ष तक सीमित कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 301 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपात उपबंध। पहले नोट्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है। ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। एक, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण तथा वित्तीय आपात के कारण। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 के क्लॉज 1 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसके संकट सन्निकट होने पर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिनों तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो, संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता तो 6 माह तक जारी रहेगा और प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। अनुच्छेद 352 के क्लॉज 7 के तहत आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा। वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किसी रीत से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसके संघ सूची में न होने पर भी ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। आप राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 के तहत
जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा एक बार में एक वर्ष से अनधिक के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 172 के क्लॉज 1 के परंतु के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर के निलंबन से संबंधित प्रावधान है। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किया गया है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियां बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग करती हैं। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया। परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में प्रवर्तन में होने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इससे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। के.एम. नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अतिरिक्त 52 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रस्तापित किया गया है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे।
और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। एक लगता है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में होता है वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 352, अनुच्छेद 352 में, और इसका अनुमोदन होता है 1 माह के अंदर संसद के द्वारा विशेष बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352, और इसका अनुमोदन संसद के द्वारा 1 माह में होता है विशेष बहुमत से। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, सही है, आंतरिक अशांति का, गलत है, 3 सशस्त्र विद्रोह का, ये सही है। आंसर होगा 1 और 3, 4 भी गलत है, सांप्रत। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए युद्ध, ये सही है, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण भी सही है, ऑप्शन सी गलत है, आंतरिक अशांति का खतरा में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगता, ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह, ये भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ये सही है, ऑप्शन बी है बाह्य आक्रमण के आधार पर, ये सही है, ऑप्शन सी युद्ध के आधार पर, ये भी सही है, ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? 1 बाह्य आक्रमण, ये सही है, 2 आंतरिक अशांति,
ये नहीं है। 1975 में जब आपातकाल लगा था तब वो आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगाया गया था। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। क्वेश्चन कथन 3 है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, सही है। 4 है, आर्थिक संकट, सही है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है 1, 3, 4। राइट आंसर ऑप्शन बी 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। 1, युद्ध के कारण, सही है। 2, विदेश आक्रमण के कारण, ये भी सही है। 3, सशस्त्र विद्रोह का कारण, ये सही है। आंतरिक अशांति, ये गलत है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? कथन 1, ये राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है, सही है। कथन 2, 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। कथन 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पर 2 माह नहीं 1 माह का समय है। कथन 3 है, 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, ये सही है। कथन 4 है, संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। कथन 4 गलत है, यहाँ पर साधारण बहुमत है, यहाँ पर होगा विशेष बहुमत। कथन 5 है, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। 5 सही है। कथन 6 है, संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये सही है। 7वां है, संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये गलत है। कथन 8 है, इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है, ये भी गलत है। आंसर होगा 1, 1, 3, 5 और 6। राइट आंसर ऑप्शन सी 1। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करना होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। और आर्टिकल 356 और 360 ये रखा जाना है 2 माह के अंदर संसद में। क्वेश्चन नंबर 14, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन, राजस्वों के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 तक के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 1 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित या उसे आदेश में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 359 के द्वारा। और अनुच्छेद 358 के द्वारा अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है।
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त होती है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन से निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21 ए भी शामिल है। अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के 3 सही उत्तर ए, सी और डी प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर अनुच्छेद 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83 के क्लॉज 2 के परंतुक के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राइट आंसर ऑप्शन बी, संसद के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 172 के क्लॉज 1 के परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत के प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की? राइट आंसर ऑप्शन सी 25 जून 1975 और इसमें प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी कि जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, अब कथन है भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। कथन सही है। कारण
अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। कारण गलत है। ये संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 356 में है। तो आंसर होगा कथन सही है और कारण गलत है। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध प्रसंगीय तथा एकात्मक प्रसंगीय का अद्भुत समन्वय कहा जाता है, तथापि इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक ही है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 356 में है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, गवर्नर की सलाह पर। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356, और इसका अनुमोदन संसद के द्वारा ये 2 महीने के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 से के अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। ध्यातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान एवं पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है तथा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह रहता है कि उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रायोज्य सभी या कोई शक्तियां राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित होती है, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 में राज्य संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के तहत। अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? कथन 1, राज्य विधानसभा का विघटन, ये सही है। कथन 2, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, कथन 2 गलत है। कथन 3, स्थानीय निकायों का विघटन।
नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकाय का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। कथन 1 सही है। कथन 2, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। कथन 3, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। कथन 3 गलत है। कथन 4, इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। कथन 4 सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती जब तक ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इससे यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, 3 वर्ष के लिए। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिनियम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवर्तित रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो। और दूसरा है, निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करे कि उस राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में राज्य, सूची 2 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। सबसे पहले मणिपुर में 10 बार लग चुका है, इसका हो जाएगा 2। उत्तर प्रदेश में 9 बार, ये हो जाएगा 3। उसके बाद बिहार में 8 बार, ये हो गया 1। उसके बाद उड़ीसा में 6 बार। आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी, 2, 3, 1, 4। सही सुमेलन इस प्रकार है। सूची 1 राज्य, सूची 2 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की संख्या। मणिपुर में 10 बार लग चुका, उत्तर प्रदेश 9 बार, बिहार 8 बार, उड़ीसा 6 बार। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर
प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ये सही है। दूसरा, वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्तों की कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। कथन 2 गलत है। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? राइट आंसर ऑप्शन ए, केवल वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 360 के क्लॉज 1 के तहत भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व या संकट के अवसर पर की जाती है। अनुच्छेद 360 के क्लॉज 2 के उपखंड ग के अनुसार ये उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 360 के क्लॉज 4 के उपखंड ख के अनुसार वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निर्देश जारी कर भारतीय संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं के वेतन और भत्तों में कमी की जा सकती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार 1962, 1971 तथा 1975 में किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, किसने कहा था कि राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, के एम नाम्बियार। के एम नाम्बियार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के